उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं। मामला ये है कि विद ओपन हार्ट वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, उसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ होगा वो सामने रखेंगे और उसके बाद ही फिर कोई दरमियान से रास्ता निकलेगा। क्या क्या हमले नहीं किए आप लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुफादात के खिलाफ? वो अडियाला में बैठा हुआ वो फर्द है जो इस की पूरा का पूरा इसका मास्टरमाइंड है। जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं, सबका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, जब एक का होगा तो सबका होगा। हम चाहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी हो, इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। ये जो मज़ाकरात हैं जो कि शुरू हुए हैं, उस मज़ाकरात की का दरवाज़ा है वो भी हमने खोला, ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम हैं। मुज़ाकरात को लेकर बहुत सारे लोग पुरजोश भी हैं और वो पूछ रहे हैं कि इन मुज़ाकरात का अंत फिर क्या होगा। 31 जनवरी 2025 तक बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुज़ाकरात किस समत बैठते हैं। और साथ इमरान खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी भी जारी रखें। साथ में 9 मई के वो किरदार उनको सज़ाएं देने का सिलसिला भी जारी है और वो अनाउंसमेंट भी हो रही है। साथ मुज़ाकराती कमेटी भी बैठी है। साथ इंटरनेशनल प्रेशर इंडिकेटर भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देता है और इंटरव्यूज़ के सिलसिले भी जारी हैं। तो इन सारे हालात में इमरान खान का मुस्तकबिल और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, मुज़ाकरात किस करवट बैठेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जानना बड़ा ज़रूरी है। पैनल अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पकड़ा है, इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अमेरिका हिस्टोरिकली हमारा पार्टनर मुल्क है। ये जो मुल्क है ये डेमोक्रेसी से कमिटेड है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े कमिटेड है। कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलीम बुखारी साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट अब क्या सोच रही है। और ये जो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, ये वाकई बढ़ रहा है या बस ट्विटर की हद तक प्याली में तूफ़ान बवा किए हुए हैं सारे, या इसमें कोई हकीकत भी है? जो तहरीक इंसाफ के बयानिए के हामी सहाफ़ी हैं या सीनियर लोग हैं या तज़कियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल सिनेरियो बड़ा चेंज होने जा रहा है और सारी चीज़ें बदल जाएंगी और इसके नतीजे में गवर्नमेंट को रिलीफ देना पड़ेगा, इंटरनेशनल कुव्वतों के सामने मुमकिन नहीं है और ट्रंप भी कोई ना कोई बयान दे देगा, इसमें क्या मामला है और इस तरह की बातें। इन नज़रियात को आप अपनी जब थ्योरेटिकल अप्रोच और आपकी जो इन्फॉर्मेटिव अप्रोच है उसके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो किसी जगह कोई कनेक्शन नहीं आता आपके यहाँ? मुझे दिक्कत वहाँ होती है जहाँ ये लोग ऐसी बातें करते हैं जो अनहोनी है। और अगर आप कहेंगे मिसालें देने के लिए, तो मैं आपको आधे घंटे तक सिर्फ मिसालें सुना सकता हूँ जहाँ वो एक चीज़ को कंसीव करते हैं और दे स्टार्ट बिलीविंग। हिटलर आज रूल कर रहा होता, उसका बुत पूजा जा रहा होता, अगर उसने अपना प्रोपेगेंडा खुद तस्लीम करना शुरू कर दिया होता। ये जो बिलीविंग ओन प्रोपेगेंडा जो है ना, दिस इज़ द डिजास्टर्स थिंग फॉर एनी लीडर ऑफ द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा जो मिसनोमर है इस वक्त तहरीक इंसाफ में वो ये है कि दे थिंक समथिंग एंड दे स्टार्ट बिलीविंग इट, और इसी का आदी उन्होंने बना दिया बानी पीटीआई को। वरना जिस नहज पर वो आज पहुँचे होते हैं ऐसा नहीं होता। जब आप ये कहेंगे कि 25 करोड़ अवाम निकल के खून की नदियाँ बहा देंगे अगर किसी ने हाथ लगाया उसको, 2 साल से बेचारा जेल में है, मुझे बताएं क्या हुआ। क्या आपको ये बयानात याद हैं या मैं हवा में बात कर रहा हूँ? शेख रशीद ने कहा नहीं था, ये हमारी डेडलाइन है। मुरासिद ने नहीं कहा था, शहरियार ने नहीं कहा था, किसने नहीं कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप एक ऐसा सिनारियो कंसीव कर लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इट। नहीं होता इस तरह।
इम्पोर्टेड हुकूमत है और हकीकी आज़ादी जो है वो हमारी छिन गई है और हकीकी आज़ादी की मैं जंग लड़ रहा हूँ और उसकी सारी की सारी बुनियाद जो है उन्होंने अमरीकी साजिश और वो साइफर, उनकी सारी सियासी ज़िंदगी इमरान खान की जो है वो यू टर्न से भरपूर है। अब वक्त आया है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हारे गिरबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए। हमने किसी मुल्क से या किसी इंडिविजुअल से या किसी एंटिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत पार्टी और इंडिविजुअल किसी ने कोई इस किस्म का राब्ता या कोई दरख्वास्त नहीं की है। सीनियर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि आने वाले दिन वो क्या देख रहे हैं और इमरान खान की रिहाई को लेकर जो हर बंदा सवाल पूछता है उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है, उन्हीं से जानते हैं। बड़ी अहम शख्सियत हैं और वो लिंक्ड हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, हुकूमत के साथ भी, बड़े पावरफुल आदमी हैं। उनसे कल हमने पूछा था कि भाई आप क्या करेंगे, अमेरिका का कोई दबाव आ गया या कोई इस तरह कोई सुपर पावर आपको कहती है, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो एब्सोल्युटली नॉट सोच के बैठी है। तो ये पॉसिबल रहता है जी, अगर कोई इस तरह का मामला आ जाए, कोई बंद इस तरह का बांधा जा सकता होता है हुकूमतों के लिए, मुल्कों के लिए, या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? मौजूदा हुकूमत ने यूसुफ रमज़ी को हवाले किया, एमल कांसी को हवाले किया, तो मौजूदा हुकूमत ने आज तक अमेरिका का कोई मुतालबा नहीं ठुकराया, बल्कि ये हुकूमत जब वजूद में आई, जब इमरान खान साहब की हुकूमत हटा के वजूद में आई, तो उस वक्त इसी हुकूमत के वज़ीर दिफा जो मौजूदा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो 2018 में भी इलेक्शन हारे थे, 2024 में भी इलेक्शन हारे थे, जो इस वक्त कुर्सी के ऊपर गलत नतीजे के तौर पर बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा था। उन्होंने अमेरिका के बारे में, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा रहे थे, तो अमेरिका के बारे में उस वक्त की उनकी गुफ्तगू निकाल के सुन लीजिए। दुनिया टीवी के पास बहुत अच्छा आर्काइव है और मेरी दरख्वास्त है कि जब आप ये प्रोग्राम चला रहे हो तो उसमें वो टुकड़ा भी ज़रूर चलाइएगा। वो लाजमी बिल्कुल इसमें शामिल होगा। बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस वो बड़ी अच्छी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि अमेरिका क्या बात आप कर रहे हैं, अमेरिका को तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये बात दुरुस्त है। तो आप कह रहे हैं कि ये फिर कोई रिहाई लोगों की हो सकती है और ये मुज़ाकरात किसी न किसी करवट बैठ भी सकते हैं, और बेसिकली इंटरनेशनल सिनेरियो को लेकर चलते हुए अगर पाकिस्तान कोई हमें इमरान खान को सामने रखकर और कोई और साजिश करना चाह रहा है जी, तो वो नहीं होगी। जी फाद साहब, देखिए पाकिस्तान की तारीख़ में ये तवील तरीन बहरान है, इससे लंबा बहरान आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नहीं है, और इतना लंबा बहरान है जिसने पाकिस्तान की मईशत को सकेड़ के रख दिया है। पाकिस्तान के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी आज़ादियाँ, पाकिस्तान के अंदर सिविल लिबर्टीज़, पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक एक क़िस्सा पारीना बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दुनिया नहीं चाहेगी कि 25 करोड़ का मुल्क एक इस तरफ जा रहा हो कि वहाँ पर जो दस्तूरी आज़ादियाँ हैं उनकी भी गारंटी ना दी जा सके। तो लिहाजा बहुत सारी जो रिहाइयाँ हैं वो इब्तदाई तौर पर आपको दिखाई दे सकती हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि वो आइंदा चंद दिन में शुरू हो जाएगी। कभी आपके लोगों में आपस में बैठे हुए कभी डिस्कस हुआ है कि नवाज शरीफ साहब अडयाला चले जाएं और ऐसा ना कहीं हो कि दोबारा वो खुदा ना खास्ता को भुट्टो 2 बन जाए, कोई तख्तादार पे झूल जाए, फ़र्ज़ करें, खुदा ना करे, तारीख़ इस तरफ ना चल पड़े? कोई भी हुकूमत वक्त हो वो NRO देने की पोजीशन में नहीं होती, वो इस पोजीशन में नहीं होती कि उसको जेल से निकाल के बिठा दे कुर्सी पे। वो तो ख़ुद इमरान खान कहते हैं कि अदारे जो हैं वो काम करें, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो सज़ा हो, अगर बेगुनाह, लेकिन बस बैकडोर चैनल से वो ये ख्वाहिश ज़रूर करते रहते हैं कि जितनी जल्दी होता है मैंने कड्डो। इन्हीं दिनों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में थे तो वो सोचा करते थे कि मैं कभी भी तख्तादार पे नहीं चढ़ सकता, और उनके वहम गुमान में भी नहीं था। इमरान खान कई दफ़ा रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, कई दफ़ा अडयाला हम गए तो उन्होंने भी ये कहा कि ये मैं भुट्टो बनने से नहीं डरता। तो उन्होंने तो तारीख़ देखी हुई है भुट्टो की क्या तारीख़ है। एग्जैक्टली इमरान खान क्या सोच रहे हैं, आप एस्टीमेट अगर पहली बात तो यह है कि ये मैं आपको वसूख से एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव कवर्ड भुट्टो's ट्रायल एज ए रिपोर्टर। भुट्टो साहब को 3 चीज़ों ने मरवाया है, किसी में मजाल नहीं थी उनको मारने की। एक उनका अखबार आज़ाद मुसावात जिसने
जब आखिरी 3 दिन में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, तो पता है क्या लीड थी उसकी, कि कायदे अवाम का दुनिया की कोई ताकत बाल बीका नहीं कर सकती। याद है आपको? दूसरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने लीड लगाई, उनकी लीड लगी थी, उनकी जो रेजोल्यूशन थी, कायदे अवाम खाना खा ले। और तीसरा याह्या बख्तियार, जिसको उन्होंने अपने सेल से निकाल दिया था तीसरे दिन, अगले दिन उनकी हैंगिंग थी। गेट लॉस्ट, इन 3 बंदों ने मरवाया था। बिकॉज जब आप वर्कर को ये तासुर देते हैं कि कायदे अवाम का बाल कोई बीका नहीं कर सकता, तो रिलैक्स कर जाएगा ना, आराम से बैठेगा। लिहाजा क्या हुआ, जब हैंगिंग हुई 9 बंदे थे जनाजे में, 6 फौजी 3 करके। ये हुआ कि नहीं? ये हिस्ट्री है। खान जो है वो जेल भी शिफ्ट नहीं होगा और खान जो है वो हाउस अरेस्ट भी नहीं होगा, खान रिहा होगा। पहली दफ़ा मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूँ कि खान जो है वो ये ईद जो है अपने घर में करेंगे। अगर इमरान खान साहब कोई बाहर लाते हैं, आते हैं वो बाहर, मुल्क वापस पॉलिटिकली मैच्योरिटी की तरफ जाता है, स्टेबिलिटी आती है, ब्रांड पाकिस्तान पे लोगों का एतमाद वापस बहाल होगा कि यस पाकिस्तान कैन डू इट। इस वक्त लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, सिस्टम से एतमाद उठ गया है, डेमोक्रेसी से एतमाद उठ गया है। लोग पाकिस्तान में, आपको हर दूसरा आदमी ज़हनी तौर पे बीमार लगता है। सिस्टम के लोग कहते हैं उन पे एतबार कैसे हम करें? सबसे बड़ा जो अलमिया खान ने मुझे खुद कहा, खान साहब ने मुझे खुद कहा, खान साहब इंतकाम नहीं लेगा, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लीडर है वो, आपकी तरह बोना नहीं है कि आपको जेल में डालेगा। अभी अडयाला से भी बाहर जो टीम आई, उसने मीडिया टॉक की, उसने बताया कि इमरान खान किसी को जो है वो उस पर कोई बदला नहीं लेंगे किसी भी तरह का। और ये पिछले कोई महीने एक से ये पूरा माहौल एक बन रहा है। इस पर बहुत सारे लोग रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। नजम सेठी साहब ने पूरा प्रोग्राम इस पे कर दिया। अली मोहम्मद खान हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले उन्होंने ये बात कर दी कि वो ऐसा बदला नहीं लेंगे किसी को डर। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि भाई बात आगे चलाएं, मुझ पर ट्रस्ट भी आप कर सकते हैं मुज़ाकरात की सूरत में, या इसकी कोई वजह आप देखिए, एक तो बात समझ लीजिए कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हम फर्ज करते हैं कामयाब हो गए, कामयाब होने के बाद वो बाहर भी आ गए, बाहर आने के बाद इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन होने के बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बन गए। तो वज़ीर आज़म बन के वो उन्होंने जो कुछ भी करना है वो कानून के अंदर रह के करना है। यानी इमरान खान साहब को बादशाह नहीं बनाना, ऐसा नहीं होना कि एक बादशाह ने हटना और दूसरे बादशाह ने आ जाना है। पाकिस्तान का सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम बहरहाल किसी न किसी दर्जे में कानून के मुताबिक चलता है। तो उनके पास अगर इंतकाम लेना भी अगर वो चाहें तो वो कानून के अंदर रह के ले सकते हैं, और अगर वो किसी को माफ़ करना चाहे तो भी कानून के अंदर रहना पड़ेगा। ना तो ब्लैंकेट माफ़ी वो दे सकते हैं, ना वो ब्लैंकेट किसी से इंतकाम लेने की बात कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कहना कि जनाब वो इंतकाम नहीं लेंगे तो हम इस बात पे इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पे कहें कि जनाब इन्होंने बहुत बड़ी गारंटी दे दी है, ये खाली ये बात नहीं है। हमें पाकिस्तान के कानूनी स्ट्रक्चर पर भी भरोसा करना चाहिए, और पाकिस्तान के कानूनी स्ट्रक्चर को हम ये अच्छी तरह समझ लें कि इसको तोड़ने मरोड़ने का काम आम तौर पर मुंतखब हुकूमतें नहीं करती। ये पसे पर्दा कुव्वतों की वजह से इसको तोड़ा मरोड़ा जाता है, जैसे आइन में 26वीं तरमीम की गई, जिस तरह लोगों को उठा के उन्हें वोट डालने पर मजबूर किया गया। तो ये हमेशा उस तरफ से होता है। मुंतखब हुकूमतें कानून को इस तरह तोड़ती मरोड़ती नहीं है और ना तोड़ मरोड़ सकती हैं। और ऐसे अरसे में जब मुंतखब हुकूमतें होती हैं तो उसमें अदलिया की भी सुनी जाती है, और अदलिया बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस वजह से ये कहना कि इंतकाम होगा तो वो जाहिर है जो कुछ भी होगा वो कानून के अंदर होगा, और ब्लैंकेट माफ़ी भी अगर कोई है तो वो भी कानून के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या कानून के अंदर किसी चीज़ का जवाज़ है या नहीं है। तो हाँ, जहाँ तक ये है कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फ़र्ज़ करते हैं कि इमरान खान साहब पहुँच जाते हैं और उसमें असर व रसूख अपना इस्तेमाल करते हैं किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में, तो ये भी कोई इतना आसान काम नहीं होगा। लिहाजा इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा, उनके उसके दो मानी है। एक ये है कि कानून के अंदर भी मैं कोई तब्दीली नहीं करूँगा इस तरह के वो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके, और ना ही मैं बाहर आके ऐसे मामलात या इस तरह के हालात पैदा करूँगा कि उसमें कोई भी शख्स या कोई भी इदारा वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो। ये सारे इदारे हमारे अपने हैं, और इमरान खान साहब भी बार बार ये कह चुके हैं, दीगर सियासतदान भी ये कहते हैं और अवाम भी यही समझते हैं। तो इस वजह से ये जो मामला है कि जी इंतकाम लेंगे इमरान खान साहब, ये कुछ ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ये बात कहनी पड़ रही है। भुट्टो साहब से आप तख्तादार से शुरू कीजिए
बीबी साहिबा की शहादत तक आई है, और अब जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी पार्टी गुजर रही है उस सारी को आप कंसीडर करते हुए चलिए, तो आप नहीं समझते कि आप पीपल्स पार्टी बहुत खामोश तमाशाई बन के और एक बिल्कुल हम कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा किरदार अदा नहीं करना चाहते, न किया है, जिससे बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी की ओरिजिनल फ़िलासफ़ी हिट होती है। पीटीआई की क़यादत के साथ अगर कुछ हो रहा है, कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है तो वो एलिगेशन को फेस करे, उसके अलावा और क्या रास्ता है। जितने किरदार अडयाला गए थे, ये मैंने किसी न किसी जगह इनको सरगोशियाँ करते सुना है, कुछ ना कुछ सरगोशियाँ। और एक बात जो हम तक बार बार पहुँच रही थी वो यही थी कि बानी जो हैं उनकी अगर रिहाई ना हुई तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, दिस एंड दैट। तो इसके नतीजे में ये सारा कंक्लूड हुआ। अगर जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल अपने मंतकी इंजाम को पहुंचता है तो फिर बहुत से लोगों की खैर नहीं है। या इसे आपकी इजाज़त से मैं रिफ्रेश करने लगा हूँ, वो ये कि तहरीक इंसाफ की जितनी इमरान खान की किचन कैबिनेट है, ये आजकल जितने भी उसमें सुपरस्टार उन्होंने उतारे हुए हैं, जितने भी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको यकीन हो गया कि इसके आगे फिर अब बानी ही रह गए हैं। इस बात का उन्हें यकीन हो गया, वो कंसीव हो गया उन्हें। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी शागिर्दी कर लूँ। वाट एनीवे माय कॉम्प्लीमेंट, ये इसको बुरा ना मानिए। इसके अंदर देखिए गुजारिश ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन पीटीआई nobody matters, no matter how big he is, except for बानी पीटीआई। ये बानी पीटीआई की इस्तेलाह करते करते ना मैं तंग आ गया। इमरान खान कहना चाहिए सीधा सीधा, इमरान खान इज़ इम्पॉर्टेंट इन पीटीआई। उसकी जान को अगर ख़तरा है तो एवरीथिंग कैन बी सेक्रीफाइस्ड फॉर हिम। पार्टी भी करेगी और साथ जस्टिफिकेशन भी देगी। आप देखें किस्मत कितनी ख़राब है। 9 मई का जब वाक़या होता है तो पहले आपने कहा दे आर माई टाइगर्स। देखा मुझे गिरफ्तार किया, उन्होंने क्या किया, आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे इससे बदतर होगा। इज़ दैट ए स्टेटमेंट और नॉट? फिर आपने क्या कहा, ये तो हमारे लोग ही नहीं है, तो एजेंसियों के लोग हैं। तो क्या नतीजा निकला, पंजाब से एक बंदा नहीं बाहर आया। यह है आपके सामने हकीकत कि नहीं है? मतलब कहने का ये है कि आप एक वक्त में बयान दे के एक गुडविल कह लीजिए या एक फॉलोइंग या एक शाबाशी ले सकते हैं, लेकिन आप लीडर तब हैं अगर आपको उसकी इम्प्लीकेशंस का पता हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान का बहाना लगाकर इंटरनेशनल दुनिया जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ और ही अज़ाइम रखती है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए गवर्नमेंट की तैयारी फिर क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है। बहुत सारे जो नून के लोग थे या पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग, उनसे हम जब बात करते थे तो वो कहते थे कि आपको सफारती अदाब का नहीं पता। वो अक्सर कहते थे कि ये इंटरनेशनल सिनेरियो में ट्रंप क्यों जिक्र करेगा जी, कभी उन्हें क्या ज़रूरत है जी। तो इस सिनेरियो को मुज़ाकरात के साथ अगर आप लिंक करके देखें तो कोई आपस में कोई गठजोड़ इन दोनों चीज़ों का है, या ये भी महज क्या सराई के अलावा कुछ नहीं है? गठजोड़ तो शायद इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ नहीं है फ़हद। इसके लिए आप यूँ कहिए कि ये वाक़यात 2 अलग अलग प्लेन्स पे हो रहे हैं और इनके दरमियान एक ताल्लुक़ तो बहरहाल वक्त का है। यानी इधर ये जो मामला थे सारे इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं उठे, फरवरी 2024 में क्यों नहीं उठे, और उसी वक्त क्यों उठे जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं, यानी मुंतखब सदर हैं इस वक्त, और फिर उन्होंने अपनी टीम का तकर्रुर शुरू कर दिया है या उनके लिए अपने मुख्तलिफ ओहदों के लिए नामजद करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त ये मामला उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो हमारा डियास्पोरा है अमेरिका में, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक। तो लिहाजा अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आई है उसका दबाव खाली पाकिस्तान पे नहीं है, उसका दबाव आपको दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में दिखाई दे रहा है। आपको रूस के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको यूक्रेन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको यूरोप के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा ये जो मामला है इस तरह का कि आप ये कहें कि इसका कोई असर नहीं है, तो ये बात भी गलत है। हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एडमिट उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक मामला तो हैं। और फिर दूसरा पहलू इस मामले का फाद साहब ये है कि दुनिया भर में जब कोई रियासत न्यूक्लियर होने का ऐलान कर देती है, जैसा कि पाकिस्तान ने कर रखा है, तो फिर इस तरह की रियासतों में जो अंदरूनी मामलात हैं वो सिर्फ अंदरूनी नहीं रहते, उसमें दुनिया भर की दिलचस्पी होती है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जो ताकतवर मुल्क है, दुनिया का कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि किसी न्यूक्लियर ताकत के अंदर
एक इतनी डिस्टर्बेंस या इतनी बेचैनी सियासी तौर पर बढ़ जाए कि वहाँ पर किसी भी वक्त किसी हादसे का इम्कान हो जाए और फिर सिस्टम में इतनी सकत ना हो कि वो उस हादसे को कंट्रोल कर सके। तो लिहाजा ये दुनिया भर में कंसर्न होता है और इस वजह से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में जो दुनिया का कंसर्न है वो बड़ा जायज़ है। अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले जब ट्रंप और जो बाइडेन ने इलेक्शन लड़ा और ट्रंप साहब के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया तो उससे पूरी दुनिया एक दफ़ा डिस्टर्ब हुई थी। पूरी दुनिया ने परेशानी का इजहार किया था कि इतने बड़े मुल्क में अगर इस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है तो उसके नताइज क्या होंगे। सही। तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने मुल्क में हर मामले को कहें कि हमारा अंदरूनी मामला है। दुनिया में न्यूक्लियर ताकत की बात जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों पे उसे पूरा उतरते रहना होता है। तो अगर हम उन पे पूरा नहीं उतरे होंगे तो दुनिया के कंसर्न्स होंगे हमारे बारे में। ये हमारे बाज़ औक़ात अकाबिर नहीं समझते, वो हर मामले को अंदरूनी करार दे देते हैं। ये कोई दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। दुनिया जब कहती है हमें हमारे इलेक्शन के बारे में, दुनिया जब हमें कहती है इंसानी हुकूक के बारे में, दुनिया जब हमें उन चार्टर्स का, उन कन्वेंशंस का ज़िक्र करके याद कराती है कि फ़लाँ वक्त में आपने फ़लाँ चीज़ की तस्दीक भी की थी, दस्तखत भी किए थे और फिर तौसीक भी की थी, तो दुनिया हमें अकाउंटेबल समझती है, अकाउंटेबल रियासत समझती है कि इन्होंने जिन जिन कन्वेंशंस पर साइन किए हैं ये उनकी पाबंदी भी करेंगे। एक तरफ मुज़ाकराती टीम बैठ गई है और डिस्कशन कर रही है और उसमें सारे लोग कह रहे हैं कि अब इमरान खान की रिहाई तो डिस्कस नहीं हो रही, ले-दे होगी, प्लस माइनस होगी, डिस्कशन होगी, कोई कैलकुलेशंस होंगी और ऐसी कैलकुलेशन जो दोनों फ्री कैन को समझ आए उसमें अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही 9 मई के वो किरदार जो मुलव्विस थे 9 मई के अंदर उनको भी सज़ाएँ देने का सिलसिला और वो उनके अनाउंसमेंट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये मुज़ाकरात भी और गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर भी, ये इकट्ठे कैसे साथ चलेंगे? इसका नतीजा फिर अंत कोई नहीं है। मुज़ाकरात के लिए फिर ये बैठे क्यों हैं और ये फिर बात चल क्यों पड़ी है और इसको वो लिंक इंटरनेशनल सिनेरियो से क्यों कर रहे हैं और उसमें वो ट्रंप की हलफबरदारी फिर बीच में क्यों आ जाती है। इस तरह की बातें, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कुछ चीज़ कंसीव करते हैं, उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर तो क्लिंटन साहब का भी आ गया था और जाता जाता क्लिंटन जो है वो भारी पड़ गया था और नवाज शरीफ को यहाँ से लेके चला गया था। तो आता आता ट्रंप भारी नहीं पड़ सकता। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको ना उगलवाने का फ़न आता है। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं वो बात कह दूँ जो मैंने सोचा था कि नहीं कहूँगा, आपसे तो नहीं कहूँगा। देखिए, ये सारे मुज़ाकरात का ढोंग तो मैं नहीं कहूँगा। ये सिलसिला क्यों चला है? 2 साल तक बानी पीटीआई और पीटीआई का हर शख्स ये कहता रहा कि ये चोर है, ये डाकू हैं और उसमें आखिरी टीक का बंद ये शामिल हुआ कि ये 47 की पैदावार है। इज़ दैट राइट? ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताइए कि ये अचानक मुज़ाकरात के कचकोल लेके पीटीआई क्यों फिर रही है? ये कैसे आसमान से वही आई कि शुरू हो जाओ मुज़ाकरात के लिए? देयर इज़ ओनली वन रीज़न एंड दैट इज़ टू सेव इमरान खान फ्रॉम मिलिट्री ट्रायल। खबर दे रहा हूँ आपको, दिस इज़ ओनली टू सेव हिम बिकॉज जो जनरल फैज़ हमीद का जो केस है विच इज़ द फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसका जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको याद है वो चौथी लाइन कि सहूलतकारों और मनसूबा साजों तक पहुंचा जाएगा। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि दिस मुज़ाकरात थिंग इज़ ओनली टू सेव हिम फ्रॉम द मिलिट्री ट्रायल और ये हो जाएगा, इसी पर कंप्रोमाइज़ भी होगा। ओके, आप कह रहे हैं कि इसका एक ही एजेंडा है? कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ना करें। करेक्ट। अच्छा, ये बाकी कुछ नहीं है सारा? बाकी इमरान खान की टीम ने देखें छोटी छोटी चीज़ें अलाइड तो हो जाती है। बेसिकली तो इट्स बानी ना हु इज़ इम्पॉर्टेंट इन पीटीआई, इज दैट राइट? वंस ही गेट्स ए वे आउट, मुकदमा तो फारग हो सकते हैं ना किसी वक्त भी। मुकदमा पहले फारग नहीं हुए कई दफ़ा, ठीक है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस, बैड प्रोसिक्यूशन, मुकदमा तो फारग हो जाएंगे। ये करना तो आसान है ना, इससे बचना मुश्किल है। दैट इज़ वाई सडनली नोज डाइव पीटीआई आई है फॉर मुज़ाकरात। एजेंडा सिर्फ एक ही है, इन मुज़ाकरात सिर्फ एक है। और उसके बाद जब वो हो जाएगा, वहाँ गिव एंड टेक हो जाएगी कि अच्छा जी नहीं हम मिलिट्री ट्रायल नहीं करते हैं, बाकी चीज़ें। इसमें फिर डेडलॉक कहाँ होगा? अगर वो सरेंडर करते हैं और वो मान जाते हैं, तवक्को तो मुझे नहीं है कि होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है,
अगर वो अचीव हो जाता है तो फिर वर्किंग इक्वेशन की बन जाएगी। इसका मतलब बाकी कुछ नहीं है फिर इसमें, तो इसमें फिर एतमाद साजी के लिए भी तो गवर्नमेंट तो कुछ भी ना करे तो ठीक है। कुछ वही तो आप फरमा रहे थे कि आप देख लें ना राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है, आप देख लें उस्मा बुखारी क्या कह रही है, आप देख लें सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, वो इरफान सिद्दीकी साहब, जिसको मर्जी लेके देख लें, वो हमने कोई मुतालबा नहीं मानना है ये कि नहीं, दुरुस्त बात। तो इसलिए मुतालबा असल एक है विच इज़ वेरी सीरियस, छोटी बात नहीं है ये। मैंने पहले कहा एक जुमला, आपने उसको दरगुजर कर दिया, इफ़ दे डोंट स्पेयर देयर 3 स्टार जनरल, समझ रहे हैं कि नहीं? इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो कोई मुज़ाकरात कर रहे हों तो डिस्कशन हो रहा हो तो उसमें से ट्रस्ट कैसे किया जाए, इस तरह का नैरेटिव एक बेचा जाता है मीडिया के ऊपर, और कुछ बातें की जाती हैं कि 6 मई को भी तो देखें मुज़ाकरात हो गए थे, और इस बात के रावी हैं कमर ज़मान कायरा साहब। लेकिन हबीब अकरम साहब ने जब शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा तो वो इसकी कहानी क्या सुनाते हैं वो जानना भी ज़रूरी है। 2022 में जब अदम एतमाद के बाद डायलॉग का प्रोसेस हुआ, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल साहब ने वो आगाज़ किया, जो इलेक्शन अनाउंस करने वाला था, ये सारा कुछ तय हो के जब मुआहदा लिखा जाना था तो खान साहब का फ़ोन आ गया शाह महमूद साहब को, उन्होंने साइड पे होकर फ़ोन सुना और वापस आके उन्होंने कहा कि जी सॉरी। सब ने कहा कि जनाब जी आप क्या कर रहे हैं, अभी तय हो गया था। उन्होंने कहा जी ठीक है वो बात हुई थी, लेकिन अब मुझे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन मेरी लीडरशिप की ये आ गई। उसके बाद क्या हुआ, ये 6 मई है, फिर 9 मई हो गया। अगर 6 मई को मुआहदा हो जाता तो 9 मई ना होता। तहरीक इंसाफ अगर 26 नवंबर को थोड़ा होल्ड कर लेती, 24 वाला जो धरना था इनका, और संजानी रुक जाते तो शायद ये मुज़ाकरात की अच्छी फ़िज़ा बन जाती और ये 4-5 दिन शहर के बाहर पड़ाव डालते तो ये सारे मुज़ाकरात उस वक्त इनिशिएट हो सकते थे। अगर वो जल्दबाजी शायद ना करते, या ठीक है उन्होंने कॉल दी थी डी चौकी तो वो चले गए, इसमें जल्दबाजी भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो जाते। मुज़ाकरात की सूरत हाल 26 नवंबर के बाद बनी है, और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली जो मामलात जिस अंदाज में जा रहे हैं उसमें ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान की ज़ात को बहाना बनाकर पाकिस्तान का घेराव किया जाए, और इमरान खान ये नुक्ता रियलाइज़ कर रहे हैं। तो इमरान खान ने इसी नुक्ते पर आके हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी। हालांकि इससे पहले वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कहा करते थे, और बाद 26 नवंबर के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की, उसमें नरमी पैदा की, और उन्होंने हुकूमत को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुज़ाकरात की ऑफ़र की। ये कुछ छोटी रियायत नहीं है। अपने मौक़िफ़ से उन्होंने अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा की और उसके बाद हुकूमत के लिए गुंजाइश निकाली, और आप देख लीजिए कि इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुकूमत को हो रहा है कि हुकूमत की लेजिटिमेसी बहाल हो रही है। इमरान खान साहब जो इलेक्शन जीत चुके थे 2024 का, वो और हुकूमत हार चुकी थी, जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका मलगूबा एक हुकूमत की सूरत में हम देख रहे हैं, ये तो हुकूमत वजूद में नहीं आ सकती थी। और इस पार्लियामेंट में अगर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होते तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होते। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक ऑनेस्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होते, तो उन्होंने जब इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को लेजिटिमेसी दी है, इसको तस्लीम करके इस पार्लियामेंट को लेजिटिमेसी दी है, तो इसके लिए इस तरह से हुकूमत भी मजबूत हुई है। और फिर दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इसमें फ़ायदा है कि PMLN ख़ास तौर पर जो जिसने एक धांधली ज़दा इलेक्शन को कबूल करके बल्कि उसका फ़ायदा उठा के अपने लिए जो रास्ते तलाश किए, उन्होंने इसको ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि इसको ख़त्म करके रख दिया। इस पार्टी को वो बिल्कुल छोटी सतह पर पहुंच गई। तो यहाँ पर जब इमरान खान साहब उसको लेजिटिमेसी देंगे और उसको मुनासिब फ़रीक मानेंगे तो डेफिनेटली उस पार्टी की सियासत भी ज़िंदा हो सकती है। इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहिबा ने, उन्होंने बताया हमें, ये को 3 फरवरी था, इद्दत केस का फैसला आना था जी, तो उन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप बनी गाला रुक जाएं और 2 साल 3 साल चुप रहें, खामोश रहें। अच्छा, ये वो बात है जो उन्होंने खुद बताई थी। फिर आप लोगों तक कोई डील, कोई ऐसी बात जो ट्रैवल करके पहुंची हो कि क्या ऑफ़र किया गया, कोई बात, कोई डायलॉग? ये तो बात उन्होंने खुद बताई। ऑन रिकॉर्ड तो यही है वो जो कह चुकी हैं। उसके बाद खान साहब को भी वक्तन फ़वक्तन ये ऑफ़र्स वो करते रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 2 साल के लिए यहाँ ना रहें, और 2 साल में ये जो इंस्टॉल्ड हैं ये अनइंस्टॉल हो जाएंगे।
इमरान खान साहब का कहना है कि उन्हें हाउस अरेस्ट करने के लिए ऑफ़र की गई है और उन्हें कहा गया है कि आपको बनीगाला शिफ्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इससे पहले भी जब इद्दत केस का फ़ैसला आना था तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बताया कि उन्हें कहा गया है, उन्हें ऑफ़र की गई है कि आप 3 साल के लिए खामोश रहें या 2 साल के लिए खामोश रहें और बनीगाला भी शिफ्ट कर देते हैं, ज़ुबानबंदी भी कीजिए। और ये बात भी उससे पहले बुशरा बीबी साहिबा के मुंह से निकली जब वो जर्नलिस्टों से बात कर रही थी, जब 3 फरवरी इद्दत केस का फ़ैसला आना था। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े आज कह दिया, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ़र थी कि मुझे हाउस अरेस्ट ये करेंगे, मैं नहीं माना, मैं चाहता हूँ मेरे साथी रिहा हो जाएं। मैंने कुछ पता किया सरगोशियाँ जो चल रही हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर, कुछ लोग माने हैं कि ये संजीदा मुज़ाकरात हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस पे गाइड कीजिए कि इन मुज़ाकरात में कितनी संजीदगी है और इसका अंत क्या है इन मुज़ाकरात का, आपके पास क्या इसका? देखिए, एक अजीबोगरीब बात यह है कि जितने भी बयानात हम देखते हैं, चाहे वो बानी पीटीआई की वसातत से हों या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, वो बयानात तो जारी कर देते हैं लेकिन ये बताते नहीं है कि ये ऑफ़र की किसने है उनको। हमेशा नाम गायब होगा, हवाला गायब होगा। ये कहा उन्होंने कि रेस्ट हाउस जाने की पेशकश की। आप मुझे ये बताइए कि जिन अदालतों ने उन्हें सज़ा दी हुई है, जिन अदालतों में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, उनसे बाहर कोई कर सकता है ये फैसला कि इसको फलां जगह मुंतकी कर दें? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अलीमा ख़ान ने भी मुलाकात के बाद बाहर आके कहा कि वो रेस्ट हाउस नहीं जाएंगे। भाई मेरा सवाल यही है, मैं अपने प्रोग्राम में भी ये बात पूछ के आया हूँ कि भाई ये ऑफ़र आपको की किसने है? ये आपको ऑफ़र कहाँ से आई? मैं मानता हूँ जो बात आपने कही है कि अंडर करंट्स भी होते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि इस वक्त ऐसी ऑफ़र कोई उनको करेगा क्यों? आपने देखा 9 मई के मुलजमों के साथ क्या हुआ है, पहले 25 को, आज 60 को, और उस 60 में एक ब्रिगेडियर भी शामिल है, रिटायर्ड है ना। और अभी जो बात लोगों को नहीं समझ आ रही है वो ये है कि जो लोग बाकी रह गए हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा है ना, ये वो लोग हैं जिनके मुकदमा इनसे भी ज़्यादा संगीन नौइयत के हैं। लेकिन इससे एक और आगे, अभी तो जो आखिरी प्रेस रिलीज़ आई थी DGISPR की, उसकी जो लास्ट 3 लाइनें जिसका आप तज़किरा कर चुके हैं अपने कई प्रोग्रामों में, मैंने देखा वो, उसमें मनसूबा साजों और सहूलतकारों की बात हुई है। हाँ, मुझे बताएंगे कि 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज कौन थे? असल में ये मुज़ाकरात जिसको ये 2 साल तक ये कह के कि इन चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इस टेबल पर आए इसलिए हैं कि अब ख़तरा है कि अगर वो फैज़ हमीद साहब के ट्रायल का रिज़ल्ट निकल आता है तो मनसूबा साज भी एक्सपोज हो जाएंगे, सहूलतकार भी एक्सपोज हो जाएंगे और मिलिट्री ट्रायल होगा उनका। आई थिंक ये मुज़ाकरात पर आना वाहद इस वजह से है कि उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल ना हो। नवाज शरीफ साहब ने जब ताकतवर हलकों से बातचीत का आगाज़ किया तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने अपनी काबीना से या करीबी लोगों से डिस्कस की वो यही थी कि एतमाद साजी के लिए क्या किया जाए। उस एतमाद साजी के नतीजे में नून लीग के बहुत सारे लोग बताते हैं कि मरियम बीबी की उस वक़्त रिहाई मुमकिन हुई। आज के दिन एतमाद साजी की फ़िज़ा का अगर हम बात करें तो वो फिर क्या है? क्या इमरान खान कह रहे हैं जो उनके करीबी साथी छोड़ दिए जाएँ, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं, जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, चौधरी एजाज शामिल हैं और दीगर कुछ नाम शामिल हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब के बड़े मारूफ नाम और उनके दामाद भी, ये क्या सारे लोग ये वापस आ जाएंगे और मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ लेदे होगी या फिर फुल स्टॉप लगा रहेगा? एक मीटिंग हो रही थी, उसमें नवाज शरीफ साहब बैठे हैं और अपने सारे लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई हमें अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं, तो बताइए अपना क्या किया जाए कि आपस में एतमाद साजी की फ़िज़ा बहाल हो। तो कुछ यंगस्टर भी उस मीटिंग में मौजूद थे जिनका तजर्बा कम था लेकिन बड़े करीबी थे नवाज शरीफ साहब के। तो उन्होंने कहा कि आप क्लॉक्स को ना पीछे करें, शुरू से शुरू करें, तारीख पीछे ले जाएं। तो उन्होंने कहा चले वो तो होता रहेगा लेकिन बताइए एतमाद साजी। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मरियम बीबी की रिहाई, इससे एतमाद साजी की एक फ़िज़ा, मुज़ाकरात के लिए ले दे, आप बता भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हम आपके साथ जब बैठे हुए थे। तो इस ले दे में एतमाद साजी में इमरान खान के साथी भी रिहा हो सकते हैं या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के बस में वो भी नहीं है, गवर्नमेंट वो भी नहीं करेगी?
एक तो यह है कि गवर्नमेंट के बस में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये इसमें सिर्फ गवर्नमेंट शामिल नहीं है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो पस पर्दा क़ुव्वतें जो इस हुकूमत को चला रही हैं उनकी नुमाइंदगी की शोहरत रखते हैं। मिसाल के तौर पर अलीम खान साहब हैं, मिसाल के तौर पर एजाजुल हक साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, MQM के ज़ोमा हैं। इन सब के बारे में ये तासुर है कि ये सब इस्टेब्लिशमेंट के जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट के इसको आशीर्वाद हासिल नहीं है, ये मुनासिब नहीं होगा। इससे लगता है इन लोगों की मौजूदगी से कि ये मामला जो है वो उसमें यकीनन जो पस पर्दा क़ुव्वतें हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उसका भी आशीर्वाद इन मुज़ाकरात को हासिल है। तो लिहाजा ये जो फ़ैसला इन मुज़ाकरात में होगा उनका पहला असर हमने देखा कि ये आया कि अडयाला जेल के दरवाज़े खुले। तो ये ऐसे ही तो नहीं खुलते। अडयाला जेल के दरवाज़े पहली दफ़ा गैर रस्मी तौर पर 21 और 22 अगस्त की दरमियानी शब को खुले थे। तो अगर वो आज खुले हैं और चंद दिन पहले तक वो खुल ही नहीं रहे थे, तो इसका मतलब तो ये है कि मामलात हमागीर है, यानी ताकत के सभी मराकज़, बल्कि ताकत का जो बुनियादी मरकज़ है वो किसी न किसी दर्जे में इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहता है। हुकूमत का तो दो टोक मौक़िफ़ है, ना कोई ढील है ना कोई ढील है। पहले ही कहते थे हमने बैठना नहीं है इनके साथ, ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन आखिरकार आए तो इसी पार्लियामान की कमेटी के साथ बैठे ना। डील का लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी बात है हमारे सामने। हो सकता है किसी ने कोई बात की हो कि जी ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये कहना कि डील की ऑफ़र हो गई है वो एक बहुत एक बड़ी सख्त पोजीशन है। मुज़ाकराती टीम इमरान खान के करीबी कुछ लोगों को रिहा कर दे, मतलब जैसे नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ फरमा थे और डिस्कशन शुरू हो गया, तो उनका एतमाद साजी के लिए क्या करें, तो वो एतमाद साजी शुरू हो गई और उसके नतीजे में मरीम बीबी की रिहाई। आपसे पहले भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैंने पूछी थी। तो इधर एतमाद साजी के लिए यास्मीन राशिद साहिबा, साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं और बहुत सारे, वो सारे नाम छोड़ दिए जाएँ अगर, तो पहली बात तो यह है कि ये सिनारियो तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि अगर ये जेस्चर्स दिए जाएं तो यकीनन गुडविल जो है वो जनरेट हो सकती है। लेकिन मुझे आपने ये नहीं बताया कि वो क्या मजबूरी होगी जिसके तहत इन सबको छोड़ दिया जाएगा, और क्या जिनके अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं उनको इसी तरह छोड़ा जा सकता है कि वन फाइन मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे जाओ सारे बाहर हो। ये कौन सी दुनिया में, इन विच वर्ल्ड डू वी लिव? इसका एक प्रोसेस होगा, इसके लिए किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचना होगा। हाल ये है कि जिस टीम को आपने नॉमिनेट किया है, आज मैं समझा हूँ ये कि जब उन्हें एक जुमला बोलेगी गवर्नमेंट साइड, वो वहाँ से भागेंगे अडयाला जेल, वहाँ से वापस आएंगे, दूसरा चला जाएगा जुमला लेके, तीसरा। वो खुदा के लिए जब तक आप उसको मैंडेट नहीं देंगे, एक दफ़ा कह दें कि ये आपने मानना है, ये नहीं मानना है, और उसको बाख्तियार करके भेजें ना, तभी तो मुज़ाकरात का नतीजा निकलेगा ना। लेकिन अगर ये शटल डिप्लोमेसी होगी बिटवीन अडयाला जेल एंड द कॉन्फ्रेंस टेबल, कुछ भी नहीं होना। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होना।